हेलो मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों एवं दोस्तों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है कुंभ। कुंभ के बारे में आप सब लोग जानते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुंभ की शुरुआत कैसे हुई, कुंभ से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, कुंभ से किस तरह सामाजिक सांस्कृतिक एकता आती है, किस तरह से कुंभ जातिवाद को मिटाता है, कुंभ की शुरुआत किसने की, इन सब बातों के बारे में हम आपको बताएंगे। कुंभ अंग्रेजों के दौरान जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत पर, तब क्या कुंभ मेला लगता था, ये भी बताएंगे। इसके अलावा कुंभ को सुगठित रूप किसने दिया, क्या शंकराचार्य ने दिया, आदि गुरु शंकराचार्य ने कुंभ को सुगठित रूप दिया, संगठित रूप दिया, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। ढेर सारी सामग्री हमने ढूंढ कर लाया है और वही हम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले कि कुंभ की शुरुआत किसने की। कुंभ की शुरुआत को माना जाता है कि हर्षवर्धन ने शुरू किया था। आप लोग हर्षवर्धन के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़े होंगे। हर्षवर्धन के पिता का नाम था राजा प्रभाकर, जो थानेसर को अपना राजधानी बनाया था और थानेसर के राजा थे, जो अभी थानेसर आपको हरियाणा राज्य में पड़ता है। लेकिन बाद में उन्होंने हुनों को हराया, हुन को हराकर उसने कन्नौज को जीत लिया और फिर जब राजा हर्षवर्धन राजा बने तब उन्होंने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया और वहीं पर उन्होंने प्रयागराज में संगम नदी के किनारे, जहां पर में तीनों नदियां संगम में आती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इन्हीं के किनारे हर्षवर्धन एक महायज्ञ करते थे और वो यज्ञ लगभग 48 डेज तक चलता था और उसी यज्ञ के दौरान पूरी दुनिया से लोग स्नान करने आते थे। राजा हर्षवर्धन सबके खाने पीने की व्यवस्था करते थे। राजा हर्षवर्धन इस दौरान ढेर सारे दान भी करते थे। कहा जाता है कि कुंभ मेला को हर्षवर्धन करवाते थे और दान इतना करते थे कि दान करते करते एक दिन उनका राजमहल भी दान में चला गया, सब कुछ दान में चला गया। लेकिन क्या राजा हर्षवर्धन मूर्ख थे जो ऐसा काम करते थे? नहीं, वो बहुत ही चालाक और विद्वान राजा थे, क्योंकि उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। आप अगर उनका एक किताब रत्नावली पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि हर्षवर्धन कितने बड़े विद्वान थे। वो कला लेखक सबको अपने पास रखते थे और खुद भी वो एक बहुत बड़े लेखक और विद्वान थे। तो उन्होंने जो ये कुंभ मेला शुरू किया था वो उनकी सोची समझी एक योजना थी, क्योंकि उस टाइम भी जातिवाद बहुत फैला हुआ था। तो ये कुंभ मेला जातिवाद को मिटाने के लिए हर्षवर्धन ने शुरू किया था। क्योंकि आज भी अगर आप जाओगे तो भले ही आप अपने समाज में या अपनी जगह पर जातिवाद को मानते हो, चलाते हो, लेकिन आज जब कुंभ शुरू होगा तो देखना उसमें सभी हिंदू के सभी प्रकार के जाति एक साथ स्नान करेंगे, किसी को किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होगा, इसलिए शुरू किया गया। अब आते हैं इस बात पर कि कुंभ मेला की हमारे धर्म और पौराणिक कथाओं से क्या रिलेशन है। तो कुंभ मेला की शुरुआत माना जाता है कि समुद्र मंथन में जो अमृत मिला था, उस अमृत के लिए देवता और राजा जब झगड़ा करने लगे थे और लड़ाई चली थी उनकी कि अमृत देवता लेंगे और राक्षस कहता था कि अमृत को मैं लूंगा। तो ऐसे में दोनों की लड़ाई 12 दिन तक चली थी और इस लड़ाई के दौरान अमृत का जो घड़ा था वो कभी देवता के हाथ में तो कभी राक्षस के हाथ में चला जाता था। इस दौरान उस अमृत के घड़े में से 2-4 बूंद अमृत उछल कर गिर गया था और ये अमृत जो 2-4 बूंद गिरा वो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में गिरा। प्रयागराज में ये नहीं लिखा हुआ है कहीं कि प्रयागराज में भी गिरा था। इसकी तो शुरुआत किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा, लेकिन माना जाता है कि प्रयागराज में भी 1-2 बूंद गिरे थे। इसीलिए इन जगहों पर लोग कुंभ स्नान करते हैं, क्योंकि उस अमृत की अभी भी शक्ति अभी उस जगह पर बाकी है। उस अमृत की शक्ति पानी में है और इसलिए
कुंभ के दौरान जो कोई भी स्नान करेगा उस पानी में, उसके सारे तरह के दुख दर्द दूर हो जाएंगे और उन्हें मुक्ति भी मिल जाएगी और स्वर्ग का रास्ता वो तय कर लेंगे। इसीलिए कुंभ का मेला शुरू हुआ। और कुंभ, तो अब आप लोग जान गए 2 बातें कुंभ को शुरू करने में। पहला तो राजा हर्षवर्धन ने इसे शुरू किया। राजा हर्षवर्धन को अगर बताएं तो राजा हर्षवर्धन का जन्म 590 बीसी में हुआ था और 647 में उनकी मौत हुई थी। उनके माता का नाम यशोमती था और पिता का नाम तो मैंने बता दिया कि राजा प्रभाकर था। हर्षवर्धन बौद्ध संरक्षण भी थे, यानी कि बौद्धों को अपने यहाँ संरक्षक देते थे, उनका खर्चा उठाते थे। और यही नहीं, वो पूरे उत्तरी भारत को जीतकर एक छत्र राज्य भी कर लिया था। तो हमें पता चल गया कि कुंभ मेला की शुरुआत होने के 2 कारण हैं। पहला, पौराणिक कथा कि अमृत की कुछ बूंदें इन जगहों पर गिरे थे और राजा हर्षवर्धन ने शुरू किया। अब प्रश्न उठता है कि कितने तरह के कुंभ होते हैं। कुंभ 2 प्रकार के होते हैं, एक 6 साल पर, एक 12 साल पर। 12 साल पर क्यों होता है? क्योंकि राक्षस और देवताओं ने 12 दिन तक लड़ाई किया था और देवताओं के पंचांग के अनुसार मनुष्य का 1 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। यही वजह है कि 12 दिन की लड़ाई को मनुष्य 12 साल के रूप में देखता है और हर 12 साल पर कुंभ होता है। कुंभ के 2 प्रकार हैं, एक अर्ध कुंभ है और दूसरा महाकुंभ है। तो इस बार अभी 2025 में जो लगने जा रहा है कुंभ, वो महाकुंभ है, 12 साल पर ये लगता है। अर्ध कुंभ 6 साल पे लगता है और वो उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मेला लगाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि इसको सुगठित रूप किसने दिया। तो 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य हुए थे और आदि गुरु शंकराचार्य ने बिखरे हुए हिंदुओं को एक संगठित किया और उन्हें अखाड़ों में बांट दिया था और इन अखाड़ों को लेकर के उन्होंने कुंभ मेला को एक संगठित रूप दिया और ये अखाड़े वाले सब संगठित रूप देकर मेला को चलाएंगे, ऐसा शंकराचार्य ने आदेश दिया और सभी लोगों ने माना भी। अब प्रश्न उठता है कि अगर आप कुंभ स्नान करने के लिए जाते हो तो आप कैसे स्नान करोगे, इसके नियम क्या है? इसका नियम है कि सबसे पहले जितने भी 8-9 अखाड़े हैं वो सारे अखाड़े के साधु संत पहले स्नान करेंगे, उसके बाद हम आम आदमी स्नान करेंगे, तभी हमें फल की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी और हम स्वर्ग तक जाएंगे तथा हमारे शरीर की जितनी भी व्याधियां और बीमारी हैं वो भी इस कुंभ में नहाकर हम अपने आप को परिपूर्ण करेंगे और कुंभ में इस पानी में नहा करके सभी बीमारियों से भी हम छुटकारा पा लेंगे। तो इस तरीके से शंकराचार्य ने इसे एक संगठित रूप दिया। शंकराचार्य भी जानते थे कि हिंदुओं में जातिवाद है, उसी को मिटाने के लिए उन्होंने 8 अखाड़े बनाए और इस कुंभ मेला की शुरुआत की कि कोई तो एक जगह हो जहां सभी जाति को एक करने का मौका मिले। इनकी योजना इनकी भी थी, हर्षवर्धन की तरह ही शंकराचार्य की भी ये योजना थी कि सबको एक करके एक जगह पे लाओ, फिर धीरे धीरे जातिवाद मिटेगा। और आप जानते हो कि आज हिंदू लोग काफ़ी हद तक हम जातिवाद मिटा चुके हैं, 90% जातिवाद हमारे देश से मिट चुका है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, ताकि देश अर्थव्यवस्था और तरक्की करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि कुंभ मेला कितने दिन तक लगता है? तो कुंभ मेला 48 डेज तक लगता है। यह हर्षवर्धन का ही शुरू किया हुआ है और उन्होंने 48 डेज तक यज्ञ करते थे और यज्ञ से उठने के बाद वो रोज ढेरों दान करते थे और जिसकी जो भी जरूरत हो वो यज्ञ के उठने के बाद वो व्यक्ति अगर हर्षवर्धन से कुछ भी मांगता है तो हर्षवर्धन वो उसको दे देते थे। और यही वजह मैंने आपको बताया कि उस वक्त यज्ञ से रोज यज्ञ करके उठने के बाद जो भी मांगेगा वो मैं दे दूंगा,
और देते गए, और इस वजह से एक दिन ऐसा आया कि उनका राजमहल, धन संपत्ति सब दान में चला गया और उसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये था आपके लिए, आप लोगों के लिए कुंभ की कहानी। अगर इस बार मैं भी जा रहा हूं कुंभ का स्नान करने के लिए, आप लोगों के लिए ढेर सारे वहां से वीडियो बना के लाऊंगा, पूरा कुंभ का वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, वहां से लाइव भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अब अगर आप जा रहे हो इस बार कुंभ स्नान करने के लिए तो बिल्कुल तैयारी से जाना, क्योंकि इस बार 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने वाले हैं, क्योंकि ये महाकुंभ है। इसकी सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी की है। सभी लोगों के लिए खाने पीने, टेंट, सब की व्यवस्था की गई है। हजारों फोर्स, लाखों फोर्स लगाए गए हैं। तो आप सब लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। ध्यान रखना, पहला जो कुंभ में इस बार 2025 के पहला शाही स्नान है आपको 13 जनवरी को, 13 जनवरी को है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपको 29 जनवरी को है। इसी तरीके से फरवरी में है और सबसे लास्ट जो है वो 26 फरवरी को सबसे लास्ट में है शाही स्नान। आप चाहें तो वहाँ स्नान करके आ जाएं, या फिर बहुत सारे वृद्ध माता बहनें, बुजुर्ग लोग हैं जो वहाँ मासी क्लब बनकर जाते हैं और वो 1 महीना 2 महीना क्लब बास यानी कि मास करते हैं। मास मतलब 1 महीना रहना, 1.5 महीना रहना, 48 डेज रहना, और वहाँ पर रहकर वो प्रभु का, ईश्वर का भक्ति करेंगे और रोज स्नान करेंगे। आप चाहें तो आप क्लब मास भी कर सकते हो, या फिर जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन जाकर हम सब स्नान करके जरूर आए। कुंभ कोई साइंटिफिक अगर तरीका देखा जाए तो साइंटिस्टों ने भी इसको माना है कि कुंभ, जिस दिन महाकुंभ लगता है उस दिन अमृत का बूंद गिरा हो या नहीं गिरा हो, लेकिन साइंटिस्टों ने माना है कि सूर्य के पास एक कॉस्मो नामक किरण है। वो कॉस्मो किरण हर एक 12 साल पर एक निश्चित तिथि को इस प्रयागराज में संगम नदी में वो कॉस्मो किरण सूर्य की तरफ से आती है, जो उस वक्त उस नदी के पानी को शुद्ध कर देता है। और अगर उसमें आप नहाओ तो कई तरह की बीमारियां और शरीर की व्याधियां दूर हो सकती है। ऐसा साइंस भी मान चुका है और साइंटिस्ट भी मान चुका है। मैं भी एक साइंस का टीचर हूं, लेकिन फिर भी हम कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक तौर से हमने साबित किया है कि कुंभ स्नान सही है, हम सबको जाना चाहिए और अपने शरीर के रोग व्याधियों को दूर करने के लिए जाना चाहिए। हमें स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, मुक्ति मिलेगी कि नहीं, वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार अगर हम 13 जनवरी को अगर हम स्नान करते हैं तो या फिर 29 जनवरी को स्नान करते हैं कुंभ में, तो इस दिन सूर्य की कॉस्मो किरण आएगी और कॉस्मो किरण से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो हम सब आए, और इसको हम, सबसे बड़ी बात की, जब हम कुंभ में जाएंगे तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि वहाँ का जो प्रोग्राम होगा, वहाँ का जो प्रबंध होगा, उसमें हम सब मदद करेंगे, ताकि करोड़ों लोग होंगे वहाँ पर, किसी भी तरह का कोई भगदड़ मच जाए या कुछ भी हो जाए तो हम सारे नागरिक उस वक्त एकदम सावधान होकर सब तरह से मदद करेंगे। फोर्स की, सरकार की मदद करेंगे, उनके प्रबंध में हम सहयोग करेंगे, क्योंकि सरकार और फोर्स 40 करोड़ लोगों को नहीं संभाल सकते। हम सबकी जिम्मेदारी होगी कि हम सब अपना अपना सहयोग दें और कुंभ मेला को पूर्ण रूप से कंप्लीट करें और पूर्णतः इसको सफल बनाएंगे। हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि सब मिलकर जाएं और मदद करें प्रबंध को, कुंभ प्रबंध को मदद करें, कुंभ मैनेजमेंट को हेल्प करें और उसको सफल बना दें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए सब लोग चलेंगे और वहां पर हम लोग स्नान करेंगे। तो ध्यान, आप अंत में यही कहूंगा कि पौराणिक कथा हो अमृत गिरने की, या फिर हर्षवर्धन ने शुरू किया, या फिर शंकराचार्य ने इनको संगठित रूप दिया, या फिर साइंस के अनुसार कॉस्मो किरण आएगी और वो कॉस्मो किरण उस पानी में पड़ेगा। ध्यान रहे, प्रयागराज में संगम है। संगम का मतलब आप लोग समझते हो,
वहां पर 3 नदियों का एक ही जगह पर मिलन है और वो आपको दिखाई भी पड़ेंगे। यमुना और गंगा तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सरस्वती वहां पर विलीन है। हम सब जाएंगे और इस दृश्य को देखेंगे कि गंगा, यमुना और सरस्वती किस तरीके से एक साथ मिले हुए हैं, किस तरह से मिले हुए हैं। और गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों ही नदियां हमारे धर्म ग्रंथों में भी वर्णन है। नदी हमारी जीवन रेखा है, गंगा तो हमारी माँ है जो पूरे भारत के जिस जिस क्षेत्र से गुजरते हैं हम सब का पालन पोषण गंगा के द्वारा की जाती है। हम अपनी खेती बाड़ी बिना गंगा माँ के कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोग जाएंगे और गंगा, यमुना, सरस्वती के उस संगम को देखेंगे और कुंभ को सफल बनाएंगे और उसमें स्नान करके वैज्ञानिक तरीके से भी अपने अपने बीमारियों का छुटकारा पाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए वहां से बहुत सारे सब जगह का वीडियो बनाकर डालूंगा, आप लोग देखना। तो आप लोगों को ये कुंभ पर में मैंने जो जानकारी इकट्ठा करके दिया वो कैसा लगा, वो आप हमें जरूर बताओ, कमेंट करो, लाइक करो और सब लोग कुंभ स्नान में जरूर जाना। थैंक यू, धन्यवाद।